हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज 2023 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेम अ फ्यू इंडियाज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडेड इन द रामसर साइट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, वैसे आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा रामसर साइट क्या होती है। रामसर आपको पता है ईरान में एक जगह है। रामसर कन्वेंशन किस लिए बनाया गया? ताकि हम अपने वेटलैंड्स को कंजर्व कर सकें, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। और वही वेटलैंड्स जिनके ऊपर ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिटीरियोरेशन देखा जाता है उनका नाम जाता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, जो कि एक रजिस्टर है वेटलैंड्स का। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर इंडिया के कौन कौन से साइट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने पूछा कि आप कमेंट करें। देखिए सबसे पहले तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कमेंट। मतलब अगर हम बोल देते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर आप कमेंट करें तो आप उसके फीचर्स भी बताएंगे, आप बताएंगे कि भाई हाँ इसके ये चैलेंजेस भी हैं। क्योंकि देखो कमेंट एक ओपन एंडेड वर्ड है ना। कमेंट में तो हम पॉजिटिव नेगेटिव कमियाँ फायदे सब कुछ बताते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इन्होंने बोला नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के ऊपर आपने कॉमेंट करना है, साथ साथ आपने बताना है इंडिया के कुछ ऐसे वेटलैंड्स जो कि रामसर साइट के अंदर इंक्लूडेड है। देखिए अब यहां पर इंट्रोडक्शन देखिए मैंने क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन मैंने यहां पर कोशिश की है कि मैं क्वेश्चन को अमेलगमेट करूं। लिखा है कि व्हाइल इंडिया हैज एक्सपैंडेड इट्स इंटरनेशनली नेटवर्क टू 99 रामसर साइट्स। अभी प्रेजेंटली इंडिया के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं? 99। बट नियरली 40% ऑफ कंट्रीज वेटलैंड्स आर लॉस्ट ओवर लास्ट 3 डेकेड्स। लेकिन 40% इंडिया के वेटलैंड्स लास्ट 3 डेकेड्स के अंदर लॉस्ट हो गए हैं और 50% जितने बचे हुए हैं वो इकोलॉजिकली डिग्रेडेड है। तो आपने देखा मैंने क्वेश्चन कैसे इंटीग्रेट किया। मैंने ये भी बता दिया कि इंडिया के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रामसर के बारे में लिखा था। और साथ साथ अगर वो पूछ रहा है कि नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में, हम किसी चीज़ को कंजर्व कब करते हैं? जब वो खतरे में होती है। तो वही मैंने दूसरी तरफ डेटा भी दे दिया कि ठीक है भाई 99 रामसर साइट्स हैं, लेकिन वेटलैंड्स के हालात बड़े ही खराब हैं। 40% लास्ट 3 डेकेड्स में हम लॉस्ट कर चुके हैं और 50% जो हैं वो इकोलॉजिकली डिग्रेडेड हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को एड्रेस करना शुरू करेंगे, जहां पे सबसे पहले हम नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के ऊपर कमेंट करेंगे। सबसे पहले तो आप इंट्रो लिखेंगे क्या है, मतलब ये नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम देखो इट वाज इनिशिएटेड इन 1985 में ये इनिशिएट हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये इंडिया की पहली डेडिकेटेड पॉलिसी थी जो कि वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए काम कर रही थी। और ओवर द टाइम पीरियड इसको स्ट्रेंथन किया गया बाय वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। और इसने एक लीगल बाइंडिंग फ्रेमवर्क, देखो कहीं पर भी इन्वायरमेंट में बाइंडिंग वर्ड आता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाइंडिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, आगे मैंने इस कंजर्वेशन प्रोग्राम के की फीचर्स बताए। इसमें सबसे पहला की फीचर है आइडेंटिफिकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन। यहाँ पे हमने पहले वो वाले वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें प्रायोरिटी एरिया में डाला। इसके लिए हमने ऑल ओवर इंडिया सर्वे किया है ना भाई। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सर्वे करेंगे तभी आइडेंटिफाई होगा। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को प्रायोरिटाइज करके उनकी मैपिंग करी। और आपने किन को प्रायोरिटी दी? रामसर साइट्स को, जो कि रामसर कन्वेंशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, स्पेशली थ्रेटन्ड बाय द पोल्यूशन। हमें पता है वैसे भी क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेटलैंड्स का बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन देखा जा रहा है। एग्जाम्पल क्या है? लोकतक लेक मणिपुर कंजर्वेशन प्लान आया इससे। लोकतक लेक मणिपुर में आपको पता होगा, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, इट इज़ वेरी फेमस फॉर फुमडीज। और यहीं पर आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है, जहाँ पे संगाई डियर या डांसिंग डियर देखने को मिलता है। देखिए इसीलिए प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड फीचर क्या था? प्रेपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट एक्शन प्लान। अब सिर्फ प्लान बनाना तो नहीं है, आपने उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इसमें क्या किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मैप्स बनाएगी, किसके साथ मिलके? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलके, और फंडिंग सपोर्ट भी देगी। आगे किस चीज पर फोकस कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस, डिसिल्टेशन एंड कैचमेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, जो सिल्टिंग हो रही है, हमारा जो रेत है जिससे वेटलैंड्स का डिग्रेडेशन होता है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है।
आगे तीसरा फीचर क्या था कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और अवेयरनेस। एज मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आपको कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी चीज़ पे यहाँ पर ध्यान दिया गया। कैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? बहुत सारे लोकल स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो वेटलैंड्स के आसपास रहते हैं, एनवायरमेंटल एनजीओज, एक्टिविस्ट्स, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी गई है ना। ट्रेनिंग तो करवानी ही पड़ेगी अगर वेटलैंड्स कंजर्व करने हैं। साथ साथ स्कूल आउटरीच प्रोग्राम भी चलाया गया अंडर वेटलैंड मित्र स्कीम, है ना, वेटलैंड्स के फ्रेंड्स मित्र स्कीम। ठीक है, आगे अगला जो फीचर है वो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी देखी गई इस प्रोग्राम के अंदर, जहां पे वेटलैंड मैनेजमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, जर्मनी का है ये। ठीक है, इसके अंदर एक मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस ट्रैकिंग टूल बनाया गया कि भाई जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, उसको ट्रैक करने के लिए एक टूल भी बनाया गया फॉर इंडियन वेटलैंड्स। तो ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इसका एक फीचर था। अब हम बात करते हैं, हमने अच्छी अच्छी बातें तो कर ली कि क्या फीचर्स हैं, इसमें चैलेंजेस क्या है इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले क्या है? डिलेज इन लीगल नोटिफिकेशन। अब आपको एक बात बताती हूँ, कहीं भी अगर आपको कोई प्रोग्राम नहीं भी पता तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, इन्वायरमेंट स्पेसिफिक छोड़ के चैलेंजेस जो हैं वो थोड़े से कॉमन से ही हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? इंक्रोचमेंट एंड डिग्रेडेशन, जैसे कि मुंबई की मेट्रोपॉलिटन रीजन। अच्छा, जो भी अर्बनाइजेशन हो रही है, रादर आई वुड से अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो हो रही है, जैसे मुंबई की मेट्रोपॉलिटन रीजन हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, चेन्नई में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। इसकी वजह से ना लैंड इंक्रोचमेंट, मतलब आप वेटलैंड्स खराब करके वहाँ बिल्डिंग्स बना रहे हैं। आपको पता है जो अर्बन फ्लडिंग देखने को मिलती है ना हमें, अर्बन फ्लडिंग, वो चेन्नई वगैरह में हो या कहीं पर भी हो, उसका कारण यही है कि आपने वेटलैंड्स जो हैं उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो आपने नेचुरल वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थी सॉइल की, खत्म कर दी। उसके ऊपर आपने मलबा भर दिया, सड़कें और पूरा का पूरा बिल्डिंग्स बना बनाकर। ठीक है, तीसरा चैलेंज क्या है? इंप्लीमेंटेशन गैप्स एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। देखो ये हम अब इसीलिए बोल रही थी, जनरल पॉइंट है। कोई भी हमारे देश में कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका हल निकाला गया हो, उसमें एक चैलेंज ये है मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं जो साथ में सिंक्रोनाइजेशन से, कोऑर्डिनेशन से काम नहीं कर पाती, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखें, दिल्ली की यमुना के साफ सफाई के बारे में बात होती है तो हमेशा ये बोला जाता है कि भाई जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं उनको आप प्लीज़ एक बोर्ड पे लेके आइए, एक जगह पर लेके आइए, बताइए कि हमें साथ में मिलकर काम करना है। कोऑर्डिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है, जो ज़्यादातर हमारे देश में नहीं देखी जाती। और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स तो हैं, ऊपर से जब रूल्स बनकर आते हैं तो वो पेपर पे तो बहुत स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन में उतने स्ट्रांग नहीं दिखते। फोर्थ है डेटा डेफिशिएंसी। अब यही हमारे पास उतना एग्जैक्ट डेटा भी नहीं है वेटलैंड्स को लेके। एंड फिफ्थ इज इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज बहुत आज के टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इन्वेजिव स्पीशीज आपको पता है वो स्पीशीज जो कि उस पर्टिकुलर जगह की नेटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर प्रीलिम्स में पढ़ा होगा वाटर हाइसिंथ, ठीक है, वाटर हाइसिंथ है ना, ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है। इसकी वजह से भी वेटलैंड का इकोसिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ के सेकेंड पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का, हम उसे एड्रेस करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ पर अगर हम आगे सेकंड पार्ट को एड्रेस करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंडिया के कौन से वेटलैंड्स हैं अंडर रामसर कन्वेंशन। देखो उन्होंने फ्यू बोला था, अब 99 के 99 तो आप नहीं लिख सकते हो। तो हम देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया कि इंडिया के रामसर नेटवर्क ने विटनेस किया 276% का राइज, ठीक है, फ्रॉम 26 इन 2014 टू 99 इन 2026। तो मैंने एक इंट्रो भी दे दिया एक छोटा सा सेकेंड पार्ट को, ठीक है। उसके बाद मैंने उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको वो वाले वेटलैंड्स बताने हैं जो कि इंडिया के लिए नेशनली इंपॉर्टेंट है और रामसर साइट भी हैं। तो मैंने क्या किया है, कुछ की लिस्ट बना दी और उसकी इंपॉर्टेंस भी शो कर दी ताकि क्वेश्चन पूरे प्रॉपरली तरीके से एड्रेस हो जाए। जैसे सबसे पहले है चिलिका लेक, ओडिशा के अंदर, ये है इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल लगून, ठीक है, ये है इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल लगून, ठीक है। और ये है ईस्ट एशिया ऑस्ट्रेलेशिया फ्लाईवे पे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने टोटल फ्लाईवेज हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के, वर्ल्ड में टोटल कितने फ्लाईवेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा सुंदरबन वेटलैंड। अब हम सबको पता है वेस्ट बंगाल में है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव इको सिस्टम भी है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यहाँ पे क्या मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर। अब आप देखिए यहाँ पे तो साइड में लिस्ट चल रही है इंपॉर्टेंस के साथ, मैंने
यहाँ पे एक छोटा सा मैप भी ड्रॉ किया है इंडिया का। सारे 99 के मार्क करना तो ईजी नहीं है, बट जो आपको पेपर में याद आए आप फटाफट मार्क कर सकते हैं। एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाए। देखिए यहाँ पे मैंने लोनार लेक, आपको पता होगा इसके बारे में, ये एक क्रेटर लेक है, ठीक है, बीच में पिंक कलर की हो गई थी। थॉल लेक गुजरात में, क्योलादो नेशनल पार्क राजस्थान, वूलर लेक पता होगा आपको, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर, सोमोरिरी सोकर, सलाइन लेक्स हैं, असान बैराज उत्तराखंड, दीपोर बील असम, ठीक है, आग लग गई थी इसके आसपास, कोलेरू लेक, वेम्बनाड, अष्टमुड्डी। तो मैंने क्या किया, कुछ जो भी मुझे याद थे मैंने मार्क कर दिए। चाहे वो यही वाले सेम कर लो, वो भी कर सकते हो। मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ी वेराइटी शो कर दूं, यहाँ वो वाले लिख दूं और बाकी बचे हुए थोड़े से यहाँ मार्क कर दूं। देखो लोकतक लेक मणिपुर, देखो मैंने अभी बताया, फ्लोटिंग आइलैंड फुमडीज, संगाई डियर मिलता है। फटाफट लिखना है आपको, ऐसा नहीं है कि आप सारी इंफॉर्मेशन डंप कर रहे हैं यहाँ पे, इतना तो मुश्किल हो जाएगा। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। भितरकनिका आपको पता है, मैंग्रोव्स जो है उड़ीसा में उसे भितरकनिका बोलते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे मिलता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम का, यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसेरोस, हर बार न्यूज में रहता है, हर साल डूब जाता है ये, ठीक है। सांभर लेक राजस्थान का, ये है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेकिन इंडिया, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन देखिए, अगेन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, शुड बी फ्यूचरिस्टिक। वही किया मैंने कि इंडियाज वेटलैंड्स आर नॉट मेयरली अ वाटर लॉग लैंडस्केप। ऐसा नहीं है कि वेटलैंड्स सिर्फ वो वाला लैंडस्केप है जहाँ पे बहुत सारा पानी ठहरा हुआ है, ऐसा नहीं है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, दे आर किडनीज ऑफ अर्थ। ये तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, प्रीलिम्स का, ठीक है। नर्सरीज ऑफ आर फिशरीज, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच होता है। वाई आपको पता होगा, ड्यू टू बी इट बीइंग अ इकोटोन, ठीक है। इकोटोन बफर्स अगेंस्ट आर फ्लड्स, है ना। मैंग्रोव्स हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है मैंग्रोव्स की स्टिल्ट रूट्स होती हैं, जिसकी वजह से ये फ्लड्स के अगेंस्ट एक नेचुरल बैरियर बनते हैं। एंड प्रोटेक्टिंग देम इज एन इकोलॉजिकल नेसेसिटी, लग्जरी नहीं है, आपकी नेसेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये इतने सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्वेश्चन का हर पार्ट प्रॉपरली एड्रेस किया है विद अ प्रॉपर मैप। आपके लिए एक प्रॉब्लम आ सकती है कि टाइम पर कंटेंट रिकॉल करना, और दूसरा इसको प्रॉपरली प्रेजेंट करके स्पीड मेंटेन करना। बस ये आपको ये दो प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही है, मल्टीपल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा PYQs लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लिखिए, तभी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अंडरस्टैंड लर्निंग दी सब्जेक्ट एंड राइटिंग अ मेन्स आंसर इज टू डिफरेंट थिंग। आपको लगता रहेगा मैंने सारा कंटेंट याद कर लिया तो मेरे लिए आंसर लिखना भी बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है। एज सून एज यू विल हैव अ ब्लैंक शीट इन फ्रंट ऑफ यू, योर माइंड विल गेट स्टक कि मेरे को इंट्रो कैसा लिखना है, कंक्लूजन कैसा लिखना है। वो आइस ब्रेक तभी होगी जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप ये दिमाग चला पाएंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, चलते हैं 2023 के नेक्स्ट सवाल पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, हम सबको पता IPCC हैज प्रिडिक्टेड अ ग्लोबल सी लेवल राइज ऑफ अबाउट 1 मीटर बाय 2100 AD। ये बोल रहा है कि IPCC ने प्रिडिक्ट किया है कि जो ग्लोबल सी लेवल है वो 1 मीटर से बढ़ जाएगा बाय 2100 AD. What would be its impact on India and other countries in Indian Ocean region? See, this is a very good question, very nice question, बहुत डायनामिक सवाल है, 15 मार्क्स का सवाल है, अगेन 3 साइड्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आपने देखो, अब मैंने आपको बोला था ना, इम्प्लिसिट चीज़ें भी पूछी जाती हैं। अगर ये बोल रहा है कि IPCC ने बोला है कि भाई ग्लोबल सी लेवल जो है वो राइज हो जाएगा, उसका कुछ कारण तो होगा, ऐसे हवा में तो कोई प्रिडिक्ट नहीं करता है। तो हमने इम्प्लिसिट में क्या किया, इसके कारण बता दिए, क्यों ऐसा बोल रहा है कि ग्लोबल सी लेवल जो है वो राइज करने वाला है। सबसे पहले इंट्रो देखो, IPCC के बारे में इंट्रोडक्शन लिखा है कि ये है क्या, इट इज़ अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी और इस्टेब्लिश हुई थी 1988 में दो चीज़ों को मिलके, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP, ठीक है। इन दोनों ने मिलके इसे इस्टेब्लिश किया था, किसके लिए, ताकि असेसिंग कर सके साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज के पीछे क्या साइंस है। ये अपनी असेसमेंट रिपोर्ट्स भी निकालते हैं, जिसकी आई थिंक 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो लेटेस्ट है। अब देखो, हमने इम्प्लिसिट चीज़ें जो हैं वो एड्रेस करने की कोशिश की है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द सी लेवल राइज,
क्या कारण है, पूछा है तो कुछ तो कारण होगा। सबसे पहले क्या है, कार्बन एमिशंस का इंक्रीज होना, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सी लेवल बढ़ेगा। एग्जाम्पल चाइना की पोल बेल्ट। फिर मेल्टिंग पोलर आइस भी है, जैसे कि लार्सन सी आइस शेल्फ इन अंटार्कटिका, आपने इसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा, न्यूज़ में था ये। देन देयर इज अ थर्मल एक्सपेंशन एंड देयर इज अ ग्लेशियल रिट्रीट, जैसे कि गंगोत्री में देखने को मिला, पीछे को जा रहे हैं ग्लेशियर्स। इसका भी जो है वो सी लेवल में थोड़ा योगदान है। चाहे तो आप और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं अगेन, बट मैंने आपको समझाया था जो चीज़ नहीं पूछी गई है उसके लिए 3 to 4 पॉइंट्स मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि मेन क्वेश्चन का पोर्शन खा जाएं। फिर आ जाओ इम्पैक्ट ऑन इंडिया। दोनों क्वेश्चंस को सेपरेटली एड्रेस किया है, इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट और इंडियन ओशन रीजन के एरियाज पे इम्पैक्ट। इंडिया के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसमें देखो सबसे फर्स्ट है एग्रीकल्चरल कोलैप्स, ठीक है, इन फर्टाइल डेल्टाज। बिल्कुल होगा, येस और नो, बिल्कुल होगा। देखो एग्रीकल्चरल कोलैप्स कैसे होगा, ग्लोबल जो सी लेवल है वो राइज होता है, सलाइनिटी बढ़ेगी, सलाइन होता है। एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा, राइस सिस्टम्स केरला के अंदर, सलाइनिटी बढ़ेगी तो कैसे एग्रीकल्चर करोगे आप, आपने सॉइल फर्टिलिटी ही खराब कर दी है, ठीक है। पहला इंपैक्ट तो ये पड़ेगा इंडिया के ऊपर। देखिए सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे, प्रॉपर्टी डिवास्टेशन, ठीक है। प्रॉपर्टी डिवास्टेशन होगी, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू जेएनपी पोर्ट है मुंबई में, उसको ऑपरेशनल इश्यूज। जब ग्लोबल सी लेवल का राइज होता है तो पोर्ट में प्रॉब्लम होती है ना, हमें ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, सी लेवल राइज होगा तो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों को वहाँ से जाना पड़ेगा, जिन्हें हम क्लाइमेट रिफ्यूजीज भी बोल देते हैं। क्लाइमेट रिफ्यूजीज बेसिकली वो लोग होते हैं कि जिस क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से जिन लोगों को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ रहा है ना। एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल हो गया, मुंबई हो गया। कोस्टल इरोजन भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से टूरिज्म इंपैक्ट हो सकता है, लोकल इकोलॉजी इंपैक्ट हो सकती है। एग्जाम्पल मरीना बीच इन चेन्नई, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी, ऑब्वियसली है ना, सैलिनिटी बढ़ रही है, सी लेवल बढ़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी, मैंग्रोव हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, ठीक है। कोरल रीफ्स को एक लेवल तक सैलिनिटी चाहिए, टू मच सैलिनिटी एंड वार्म, ज्यादा वार्म ओशन टेम्परेचर होती है, आपको पता है कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। मैंग्रोव्स भी आप बोल दोगे कि ठीक है भाई वो भी सॉल्ट टॉलरेंट है ना, हेलोफाइट्स है। देन ऑल्सो एक लेवल के बियॉन्ड सॉरी एक लेवल के बियॉन्ड जब सैलिनिटी बढ़ जाएगी तो इनको भी तकलीफ होगी। साथ में ऑलिव रिडली टर्टल्स भी, आपको पता है दे आर नोन फॉर मास नेस्टिंग, जिसे हम अरीबाडा बोलते हैं, एट गहीर माथा मरीन सेंचुरी। आगे देखो सिक्स्थ है इकोनॉमिक लॉसेस भी हमें देखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया की 14% जीडीपी जो है, 14% ऑफ द जीडीपी इज डिपेंडेंट अपॉन द फिशरीज, है ना। स्पेसिफिकली हमारे साउथ इंडिया के पार्ट्स हो गए, पोर्ट्स, टूरिज्म, इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट है। ये हमने इंडिया वाला पार्ट जो है वो एड्रेस कर दिया। देखो 15 मार्क्स का सवाल है, क्वेश्चन को सेपरेटली जितना एड्रेस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर, ठीक है। आगे देखो अब कंट्रीज इन इंडियन ओशन रीजन पे क्या इंपैक्ट है। सबसे पहले एक एक करके उठाया मैंने। मॉलडीव्स पे क्या इंपैक्ट है, देखो मॉलडीव्स लोएस्ट लाइन कंट्री है वर्ल्ड में, वैसी एलिवेशन कम है तो ऐसा हो सकता है ये डूब जाए और अनइनहैबिटेबल बन जाए। बांग्लादेश में फ्लडिंग होएगी तो मास डिस्प्लेसमेंट, लोगों को जाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर, आपको पता होगा बांग्लादेश के अंदर जूट का बहुत वो है, तो एग्रीकल्चर लैंड खराब हो सकता है। श्रीलंका के अंदर भी कोस्टल इरोजन, ठीक है, सॉल्ट वाटर की इंट्रूजन देखने को मिल सकती है। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन पे भी यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है। टूरिज्म पे थ्रेट पहुंचेगा, एक टूरिज्म जगह है गाल, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। इंडोनेशिया देखो 40% जो है जकार्ता का वो ऑलरेडी सी लेवल के बियॉन्ड है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंडियन ओशन रीजन में जितने भी आइलैंड्स या फिर सिग्निफिकेंट कंट्रीज हैं उनका सबसे बड़ा डर यही है, सी लेवल बढ़ते ही वो डूब जाएंगी। बस ज़्यादा सिग्निफिकेंट यही है, बट थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक बस ऐड किया हुआ है यहाँ पे। नेचुरल डिजास्टर थाईलैंड में देखने पड़ेंगे, जैसे कि फुकेट एक लो लाइंग एरिया है, वहाँ पे सुनामी और साइक्लोन्स बढ़ सकते हैं। सीशेल्स और स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कोरल रीफ डिग्रेडेशन, फ्रेश वाटर की सैलिनेशन हो जाएगी। वार्म सी, वही मैंने आपको बोला है, कोरल रीफ्स ब्लीच हो जाते हैं। देन ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट है, तंजानिया, कीनिया, सोमालिया लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सोमालिया। यहाँ पे जो दो पोर्ट्स हैं मोम्बासा एंड दर एस सलाम पोर्ट, वहाँ पे ऑपरेशनल इशू देखने को मिले, ठीक है। ये हमने इंडियन ओशन रीजन का, बस मैंने क्या किया है, सेपरेटली सारों को एड्रेस किया है। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर मैं इंडियन ओशन रीजन के ऊपर इम्पैक्ट पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखती तो एग्जामिनर को ढूंढना पड़ता कि सारी कंट्रीज की हैं, लेकिन अब पॉइंटर फॉर्मेट में अंडरलाइंड है तो साफ नजर आ रहा है कि क्या है, ठीक है।
अब देखो नेगेटिव कॉनोटेशन वाला क्वेश्चन था, वे अहेड देना जरूरी है, 15 मार्कर है, 10 मार्कर में क्या पता स्पेस आपके पास ना भी बचे। देखो वे अहेड में मैंने क्या दिया कि अगर आपको वेटलैंड्स को आपको यहाँ पर अगर वे अहेड देना है तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अडेप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई ठीक है, मैंग्रोव्स का आपको पता ही है, वो नेचुरली काम करते हैं, ठीक है। साथ में सेकंड में लिखा है क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। अब वो वाले क्रॉप्स उगाएं सॉल्ट टॉलरेंट, क्यों? क्योंकि अगर ग्लोबल सी लेवल का राइज हो रहा है, सैलिनिटी बढ़ रही है, तो वो वाले क्रॉप्स उगाएं जो कि सॉल्ट टॉलरेंट हो, ठीक है। एक्वापॉनिक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बिल्कुल ही सॉल्ट टॉलरेंट, चलो आपने यहाँ पे लिख दिया, आप चाहे तो वो वाले भी लिख सकते हैं जो कि जिनको कम पानी लगता है ना, वो भी। रीजनल कोऑपरेशन, सबसे पहले तो अगर आपको पता है कि इंडियन ओशन रीजन में सारी कंट्रीज जो हैं सिग्निफिकेंट वाली, उनका डूबने का डर है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन कीजिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप कीजिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कीजिए, फाइनेंसिंग पे खर्चा कीजिए, टेक्नोलॉजी शेयर आप कर सकते हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए। देयरफॉर लास्ट में अगेन फ्यूचरिस्टिक थ्रो किया है, प्रेपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इंडिविजुअल रोल थ्रू लाइफ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे लाइफ प्रोग्राम क्या है, क्या ये इंडिया ने दिया था और ये किससे रिलेटेड है, इज क्रूशियल फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये थे आज के 2 सवाल। रिवाइज कीजिए कॉन्टिन्यूसली और रोज रोज PYQs प्रैक्टिस कीजिए। आप यहाँ से कंटेंट उठा सकते हैं, या चाहें तो पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख लीजिए, दोनों ही चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।